Hello students, I am Dr. Indu Dahiya, भवंस लीलावती मुंशी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। वहाँ पर मैं सेकंड सेमेस्टर में हिंदी शिक्षण का पेपर ले रही हूँ और हिंदी शिक्षण के पेपर में जो 4th यूनिट है, उस 4th यूनिट में हमारा एक टॉपिक है पाठ्य पुस्तक। तो पाठ्य पुस्तक का अर्थ, प्रकार, महत्व और विशेषताएं, इस विषय पर आज के सत्र में आपसे बातचीत करूंगी और इसके विभिन्न टॉपिक जो हैं उन विषयों पर बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी। वैसे आज का जो पेंडेमिक पीरियड है, इस पीरियड के अंदर हम सभी अपने ही घरों के अंदर एक प्रकार से सुरक्षित हैं और आशा करती हूँ कि आप सब भी वहां पर सुरक्षित होंगे। तो आज के इस सत्र का जो विषय है वो हिंदी भाषा पाठ्य पुस्तक, अर्थ, प्रकार और महत्व और विशेषताएं हैं। लेकिन इस सत्र की शुरुआत करने से पहले जिन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे वो बिंदु क्या है, हम उनको एक बार देख लेते हैं। पुस्तक एवं पाठ्य पुस्तक का अर्थ और उसकी परिभाषाएं, पाठ्य पुस्तक तथा पुस्तक में अंतर, पाठ्य पुस्तक का महत्व, पाठ्य पुस्तक के प्रकार, पाठ्य पुस्तक के अंक, पाठ्य पुस्तक की सामान्य विशेषताएं और अंत में पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे कि एक भाषा की पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं क्या होती हैं और वो एक सामान्य पाठ्य पुस्तक से कैसे अलग होती है। जो विशेषताएं एक सामान्य पुस्तक के अंतर्गत होती हैं, वो विशेषताएं एक भाषा की पाठ्य पुस्तक से कुछ अलग होती हैं और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भाषा की पाठ्य पुस्तक के अंदर जो है रखी जाती हैं। सबसे पहले पाठ्य पुस्तक के अर्थ को समझने से पहले हमें पाठ्य पुस्तक के विकास को देखना होगा कि पाठ्य पुस्तक का विकास किस तरीके से हुआ। तो पाठ्य पुस्तक का विकास कैसे, आज हम जिस सिचुएशन में हैं, जिस वर्तमान समय में हैं, उस समय में भाषा को किस नाम से और उसकी जो पुस्तक है उसको किस नाम से हम प्रयोग करते हैं। और प्राचीन समय में जो पाठ्य पुस्तक थी उसको किस नाम से जाना जाता था। क्या प्राचीन समय में भी पाठ्य पुस्तक को पाठ्य पुस्तक ही कहा जाता था या कुछ और नाम इसके लिए प्रयोग किया जाता था। तो प्राचीन काल का जो समय था, उस समय में इसका जो पाठ्य पुस्तक है सामान्य अर्थ ग्रंथ से संबंधित है, इसे हम ग्रंथ कहते थे और ग्रंथ के अलावा इसको साथ साथ हम पुस्तक के नाम से जानते थे, तब पोथी के नाम से भी जानते थे। वैसे जो शब्दकोश के अनुसार जो ग्रंथ है उसका अर्थ होता है, उसका जो अर्थ है वह है गूंथना, बांधना, क्रम में रखना या श्रेणीबद्ध करना। तो इस तरीके से हम पाठ्य पुस्तक को विभिन्न नामों से जानते हैं और उन नामों में से जो ग्रंथ नाम है उस नाम में क्या उसका अर्थ है। ग्रंथ का जो अर्थ है गूंथना है। गूंथना, हम किन चीजों को गूंथ रहे हैं, हम विचारों और भावों को गूंथ रहे हैं, उनको एक तरीके से बांध रहे हैं, एक जो है क्रम के अनुसार विचारों और भावों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो प्राचीन काल में जो हमारे आचार्य होते थे, वो आचार्य भी एक तरीके से जब अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान करते थे तो उस समय पर भी वो उनमें पाठ्य पुस्तक का प्रयोग उस समय पर नहीं किया जाता था। उस समय भी वृक्षों की छाल का प्रयोग किया जाता था। तो वृक्षों की छाल पर जो है उसे एक लेखन का माध्यम बनाया गया और इसका जो उपयोग है वो लेखन सामग्री के रूप में किया गया। प्राचीन काल में जो आचार्य थे वो भोजपत्र, ताड़पत्रों पर श्रेणीबद्ध करके शिक्षा या जो शिक्षण सामग्री है उसको प्रयोग किया करते थे। अगर हम पाश्चात्य काल की बात करें तो पाश्चात्य समय में उस समय पर जो शब्दकोश था, उस शब्दकोश के अंदर जो है बुक और टेक्स्ट बुक का संबंध भी वृक्ष की छाल से बताया गया है या उसका संबंध वृक्ष की छाल से जोड़ा गया है। वेबस्टर यूनिवर्सल डिक्शनरी जो है उसके अंदर बीच शब्द का प्रयोग किया गया है और ये एक जर्मन शब्द है और इस शब्द में उसका जो अर्थ बताया गया है
वो अर्थ एक प्रकार से वृक्ष की छाल से ही है। तो फ्रेंच जो है, फ्रांस में भी इस तरह की जो शब्द का प्रयोग किया गया है जिसे हम वृक्ष की छाल के रूप में आज देखते हैं। प्राचीन काल की जो शिक्षा प्रणाली थी, उस शिक्षा प्रणाली के अंदर गुरु शिष्य परंपरा थी और गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जो शिष्य थे और जो गुरु थे, उनकी जो शिक्षा का माध्यम होता था वो मौखिक शिक्षा प्रदान की जाती थी और मौखिक शिक्षा प्रदान करने के लिए उनका जो मूल्यांकन किया जाता था वो मूल्यांकन दैनिक आधार पर होता था और उसके लिए वो मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा छात्रों का एक तरीके से मूल्यांकन करते थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो पाठ्य पुस्तक है वो किस रूप में हमारे सामने आई और उसका विकास किस प्रकार धीरे धीरे हमारे साथ हुआ। वर्तमान काल में आज पाठ्य पुस्तक को हम पाठ्य पुस्तक या पुस्तक के नाम से जानते हैं, लेकिन पाठ्य पुस्तक क्या है? पाठ्य पुस्तक जो है एक ऐसी स्वउद्देश्य ढंग से लिखी गई सामग्री है जिसमें उपलब्ध ज्ञान को क्रमिक ढंग से पाठक की अभिरुचि और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया जाता है, जिससे निर्देशित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। तो पाठ्य पुस्तक बच्चों की अभिरुचि और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। लेकिन कुछ विद्वानों ने पाठ्य पुस्तक का जो है उसका अर्थ कुछ इस तरीके से प्रस्तुत किया है। जैसे हम लेते हैं हेरोलिक के अनुसार, हेरोलिक ने क्या कहा है? उनके अनुसार पाठ्य पुस्तक ज्ञान, अनुभवों, भावनाओं, विचारों, प्रवृत्तियों व मूल्यों के संचयन का साधन है। उनका मानना है कि जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर निहित अनुभव, भाव, विचार और विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों और मूल्यों का संचयन होता है। तो पाठ्य पुस्तक इन अनुभवों का संचयन का एक माध्यम होती है। बेकिन के अनुसार, बेकिन ने जो परिभाषा दी है उस परिभाषा में किसी विशेष श्रेणी में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक जिसे उस विषय के विशेषज्ञ शिक्षण विधि और शिक्षण साधनों को ध्यान में रखकर तैयार करते हैं। तो बेकिन का जो मानना है वो ये है कि जो पाठ्य पुस्तक होती है वो किसी एक विशेष स्तर के अनुसार और विशेष श्रेणी में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक होती है जिसे कोई विशेषज्ञ, उस विषय के विशेषज्ञ शिक्षण विधि और शिक्षण साधनों को ध्यान में रखकर तैयार करते हैं कि कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग इस पुस्तक में प्रयोग किया जाएगा और कौन से शिक्षण साधनों का प्रयोग हम कर सकते हैं। जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक का अभी हमने अर्थ देखा और अर्थ के साथ साथ समझा कि विभिन्न विद्वानों ने पाठ्य पुस्तक को किस तरीके से प्रस्तुत किया है या उसको किस तरीके से परिभाषित किया है। लेकिन पाठ्य पुस्तक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है या महत्वपूर्ण है तो क्यों है? क्या पाठ्य पुस्तक के बिना हमारा कार्य नहीं चल सकता है? अगर ऐसा है तो ऐसे क्या बिंदु हो सकते हैं जिनको ध्यान में रखकर हम ये कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहला जो बिंदु है वो है ज्ञान प्राप्ति का साधन। तो पाठ्य पुस्तक एक प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन होती है। जब हम विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उन साधन के रूप में पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करते हैं। ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने में सहायक, हम जब विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं लेकिन वो जो ज्ञान है जब हम मौखिक रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो स्थायी नहीं होता, उसे थोड़े समय में हम भूल सकते हैं या हमें उसे स्थायी बनाने के लिए कुछ लेखन सामग्री की जरूरत होती है। तो पुस्तक एक ऐसी सामग्री है जो कि ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने में सहायता करती है। हम अगला पॉइंट जो ले रहे हैं वो अगला पॉइंट है व्यक्तित्व विकास में सहायक। जो पाठ्य पुस्तक है वो एक तरीके से व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। यहाँ पर व्यक्तित्व का विकास जो है छात्र के व्यक्तित्व के विकास से है, उसका तात्पर्य छात्र के व्यक्तित्व विकास से है। तो पाठ्य पुस्तक जो होती है वो एक प्रकार से
छात्र के व्यक्तित्व का विकास करती है, क्योंकि व्यक्तित्व जो है उसका विकास करने में पाठ्य पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विभिन्न प्रकार के चरित्र उसके अंदर दिखाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की लेखक हैं उनके चरित्र को दिखाया जाता है, विभिन्न प्रकार के कवि हैं उनके चरित्र को दिखाया जाता है। उनसे जो है बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है और उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। पठित ज्ञान की आवृत्ति में सहायक, तो पाठ्य पुस्तक इसलिए भी आवश्यक होती है क्योंकि वो जो पठित ज्ञान है, जो अब तक उसने ज्ञान को ग्रहण कर लिया है, उसको बार बार आवृत्ति करने में सहायता प्रदान करता है। आवृत्ति का तात्पर्य यहाँ पर जो है वो ये है कि जब हम किसी चीज को बार बार पढ़ते हैं, उसकी आवृत्ति करते हैं, उसको सीखते हैं, तो वो ज्ञान जो है स्थायी ज्ञान हो जाता है। शिक्षण का आधार, पाठ्य पुस्तक हमारे लिए इसलिए भी आवश्यक होती है क्योंकि वो शिक्षण का आधार होती है। जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमें एक जो है सामग्री की जरूरत होती है कि हमें कितना पढ़ाना है, कितना सामग्री बच्चों को प्रदान करनी है उसके स्तर के अनुसार, तो वो भी हमें पाठ्य पुस्तक ही बताती है। अध्ययन का आधार, जो पाठ्य पुस्तक है वो अध्ययन का आधार भी होती है। अध्ययन करते समय चाहे अध्ययन अध्यापक करे चाहे अध्ययन छात्र करे, तो उसका आधार जो है वो पाठ्य पुस्तक होती है। पाठ्य पुस्तक के द्वारा ही यह निश्चित किया जाता है कि कितना अध्यापक को सिखाना है और कितना छात्र को सीखना है, तो कितने आधार पर या किस आधार पर वह कितने प्रकार का ज्ञान या किस प्रकार का ज्ञान वो दे सकता है। स्तरानुसार उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, जो पाठ्य पुस्तक है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि हर स्तर के अनुसार, यहाँ पर कक्षा स्तर की बात की गई है, तो इस स्तर के अनुसार उस कक्षा के क्या उद्देश्य हो सकते हैं और बच्चों के अंदर हम किस तरह के उद्देश्यों की प्राप्ति करवाना चाहते हैं, उन सब का ज्ञान प्रदान करने में भी जो है पाठ्य पुस्तक सहायता प्रदान करती है। अभी तक हम पाठ्य पुस्तक की महत्वपूर्णता को देख रहे थे कि पाठ्य पुस्तक कितनी महत्वपूर्ण होती है या हम पाठ्य पुस्तक का प्रयोग क्यों करते हैं। अब हमें ये भी जानने की कोशिश करनी है कि पाठ्य पुस्तक किस प्रकार की होती है और कितने प्रकार की होती है। तो जब तक हमें पाठ्य पुस्तकों के प्रकार का नहीं पता होगा, तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि हमें किस तरह की शिक्षा प्रदान करनी है, किस तरह का ज्ञान उनको प्रदान करना है। तो सबसे पहला जो प्रकार आता है वो प्रकार है सूक्ष्म या गहन अध्ययन। तो पाठ्य पुस्तक गहन अध्ययन के लिए भी होती है और सूक्ष्म अध्ययन के लिए होती है। तो गहन अध्ययन या सूक्ष्म अध्ययन से संबंधित जो पुस्तकें हैं वो किस तरह की पुस्तकें होती हैं? वो जो पुस्तकें होती हैं वो हमारी एक पाठ्य पुस्तकें ही होती हैं और उस पाठ्य पुस्तक में जो है सूक्ष्म भाव, विचार आदि को व्यक्त किया गया है। मुहावरे, लोकोक्ति, नवीन शब्द, वाक्य संरचना पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इस तरह की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं उनके अंदर निहित भावों में क्या कहा गया है, किस तरह के विचार व्यक्त किए गए हैं, किस तरह के मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है, नवीन शब्द कौन कौन से हैं और वाक्यों की संरचना किस प्रकार से की गई है। तो ये सारी चीजें हम गहन अध्ययन करते समय छात्रों को बताते हैं। दूसरी पुस्तक है द्रुत अध्ययन या विस्तृत अध्ययन। द्रुत अध्ययन का अर्थ होता है तीव्र गति से अध्ययन करना, जिसमें हम उसमें निहित जो भाव और विचार हैं उनका हम सूक्ष्म रूप से अध्ययन नहीं करते हैं, सिर्फ विस्तृत अध्ययन करते हैं, या हम सिर्फ एक तरीके से कह सकते हैं कि भाषा का जो प्रयोग है वो साधारण रूप से करते हैं। कठिन शब्द जो आते हैं, कठिन शब्दों का प्रयोग या भाव या कठिन जो उसमें निहित भाव छुपे हुए हैं, या जो भाषा की शैली या जो पाठ है उसकी शैली क्या है, किस तरीके की है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। वहां पर सिर्फ ध्यान दिया जाता है जो पंक्तियों में शब्दों का प्रयोग किया गया है उन पर ध्यान देना, साथ साथ उनके भाव को बताना। तीसरी प्रकार की जो पाठ्य पुस्तक है
वो पुस्तक एक अतिरिक्त अध्ययन के रूप में हमारे सामने आती है। अतिरिक्त अध्ययन के रूप में हम जैसे मूल्य शिक्षा से संबंधित जो है पुस्तक दे सकते हैं, तो वो पुस्तक होती है जिसमें मूल्य शिक्षा दी गई है, नैतिक शिक्षा दी गई है, या हमारी जो संदर्भ पुस्तकें होती हैं वो हमारी पाठ्य पुस्तक के एक प्रकार के रूप में हमारे सामने आती है। पाठ्य पुस्तक के प्रकार को देखने के बाद जब हम पाठ्य पुस्तक की बात करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि पाठ्य पुस्तक के अंग क्या है, पाठ्य पुस्तक किस तरीके से बनी हुई होती है, उस पाठ्य पुस्तक को किस किस भाग में, किस किस तरह के भाग में विभाजित किया गया है। अगर हम पाठ्य पुस्तक को देखते हैं तो एक उसका बाहरी रूप होता है, एक उसका आंतरिक रूप होता है। तो बाह्य पक्ष और जो आंतरिक पक्ष है, उन पक्षों में अंतर क्या है, उन दोनों अंतर हम उनको कैसे जज कर सकते हैं, कैसे उन्हें हम देख सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि पाठ्य पुस्तक के अंग पर भी कुछ चर्चा की जाए। तो पाठ्य पुस्तक के अंग कौन कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहला जो पाठ्य पुस्तक का प्रथम भाग होता है वो है प्रारंभिक बिंदु। अब प्रारंभिक बिंदु का से क्या तात्पर्य है? प्रारंभिक बिंदु का अर्थ है कि जो पुस्तक है उसका बाहर का जो रूप है, बाह्य रूप है, और उसका जो आंतरिक रूप है, उसमें से कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे जो पुस्तक है वो पुस्तक का शीर्षक क्या है, उसके लेखक का नाम क्या है, उसके प्रकाशक कौन है, किसने ये पुस्तक प्रकाशित की है, और उस पुस्तक की भूमिका में क्या बताया गया है, और पाठ सूची। तो ये हमारे जो है प्रारंभिक बिंदु में आते हैं। तो शीर्षक किस तरीके का होना चाहिए? शीर्षक है जो पाठ्य पुस्तक का शीर्षक है, जिस पर पुस्तक आधारित है, जो उसका नाम है, वो हमारा इम्पोर्टेंट होता है, वो हमारा सार गर्भित होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई सारांश होना चाहिए। लेखक है, लेखक के नाम के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए और अध्यापक को समय समय पर उसके बारे में बताना चाहिए। प्रकाशक है तो प्रकाशक भी पता होना चाहिए कि कौन से प्रकाशन से ये पुस्तक प्रकाशित हुई है। भूमिका एक तरीके का जो आपका पुस्तक होती है उसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए हुए होते हैं कि ये जो पुस्तक है ये क्या है और इसमें किस तरह की संरचनाओं का प्रयोग किया गया है, किस तरह की कविता, कहानी, निबंध जो हैं वो इसके अंदर लिखे गए हैं। साथ साथ जब हम प्रारंभिक बिंदु की बात करते हैं तो प्रारंभिक बिंदु में पुस्तक जो है, पुस्तक में एक पाठ्य सूची दी हुई है जिसके अंदर जो है सारे लेसन्स जो है, पाठ जो है, उनकी एक सीक्वेंस होता है, एक सीक्वेंस हो सकता है या सीक्वेंस होता है। वो सीक्वेंस ये निर्धारित करता है कि कौन सा पाठ कहाँ पर है, कितने पेज नंबर पर है। तो ये सारी सूची जो है पाठ सूची कहलाती है। दूसरा जो पक्ष आता है वो पक्ष है आंतरिक पक्ष। आंतरिक पक्ष के अंदर पाठ्य पुस्तक के अंदर जो सामग्री दी गई है उस सामग्री से संबंधित होता है। जैसे पाठ्य पुस्तक में अंदर जो पाठ दिए गए हैं वो पाठ में शब्दों के प्रयोग के साथ साथ या जो मुद्रित सामग्री है उस मुद्रित सामग्री के साथ साथ चित्रों का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। शब्द भंडार, जो पाठ्य सामग्री है, जो मुद्रित सामग्री है, उस सामग्री के अंदर जो शब्द हैं वो शब्द का भंडार होना चाहिए, अर्थात उसमें नवीन शब्दों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। वाक्य रचना, अगर आंतरिक पक्ष की बात करते हैं तो वही चीज आती है कि जो पाठ्य सामग्री है, जो मुद्रित सामग्री है, उस सामग्री में जो जिसमें अपने भाव और विचार व्यक्त किए गए हैं उस सामग्री के अंदर वाक्यों की संरचना किस तरीके से गई है, सरल वाक्य हैं, कठिन वाक्य हैं, संयुक्त वाक्य हैं, किस तरह के वाक्यों का प्रयोग किया गया है, यह सभी तरह के वाक्यों को उसके अंदर जो है रचना उनकी की गई है। अगला जो पक्ष का अगला पॉइंट आता है वो है पाठ। पाठ का यहाँ क्या तात्पर्य है? पाठ से जो तात्पर्य है वो यह लेसन से है कि जो पुस्तक है उसमें किस किस तरह के लेसन होते हैं, और जो लेसन है
वो किस किस विधा से संबंधित है। तो जो पाठ हैं उनका भी एक अनुपात होना चाहिए, क्योंकि भाषा की जो पुस्तक है उस पुस्तक के अंदर हमें एक ही तरह के लेसन नहीं रखने होते हैं, वो हमारे साहित्य से संबंधित होते हैं। तो उसमें कविताएं, कहानी, निबंध, व्याकरण से संबंधित पाठ भी रखे जाते हैं। वैसे तो व्याकरण की अलग से पुस्तक होती है, लेकिन व्याकरण का कार्य हम इन पाठ के द्वारा भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट है अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न से तात्पर्य क्या है? अभ्यास प्रश्न का अर्थ ये है कि जो हमने सामग्री पाठ से सीखी है या ग्रहण की है उसका अभ्यास कार्य भी किया जाना चाहिए। तो उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के अभ्यास प्रश्न रखे जाते हैं जो पाठ के अंत में होते हैं। तो ऐसे अभ्यास प्रश्न भी पुस्तक के अंदर रखे जाने चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है जीवन मूल्य। जीवन मूल्य का अर्थ है कि जितने भी हमारे लेसन होते हैं उन लेसन में से एक लेसन या कुछ लेसन जीवन मूल्य पर आधारित भी होते हैं, या ऐसा हो सकता है कि जो लेसन है उनके अंदर निहित जीवन मूल्यों की भी संरचना की गई हो। तो जीवन मूल्य जो है वो भी एक प्रकार से भाषा का एक मूल भाग होता है, और उसमें जीवन से संबंधित जो मूल्य होते हैं वो मूल्य छात्रों का एक प्रकार से चारित्रिक विकास करते हैं। तो वो जीवन मूल्य भी होने बहुत आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है परिशिष्ट। आंतरिक पक्ष का जो आखिरी या जो अंतिम बिंदु है वो है परिशिष्ट। परिशिष्ट होती है एक अतिरिक्त सामग्री। तो पाठ्य पुस्तक के अंदर जो पाठ है उन पाठ से निहित या उनसे संबंधित कठिन शब्द हैं, टिप्पणियां हैं या अन्य कोई सामग्री है, वो सामग्री परिशिष्ट के रूप में रखी जाती है और अध्यापक का उसे समय समय पर उपयोग करना भी आवश्यक होता है, जिससे कि वो विभिन्न प्रकार के कार्य को संभव कर सके। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है बाह्य पक्ष। अभी तक हमने प्रारंभिक बिंदु, आंतरिक पक्ष पर बात की, अब हम उसके बाह्य पक्ष पर ध्यान देते हैं। बाह्य पक्ष जो होता है वो पुस्तक का बाहरी रूप होता है, जिसमें उसका मुख्य पृष्ठ आता है और अंतिम पृष्ठ आता है। तो मुख्य पृष्ठ जो है, अगर हम मुख्य पृष्ठ की बात करें तो मुख्य पृष्ठ जो है वो क्या है? जो पुस्तक का आगे वाला भाग है वो उसका मुख्य पृष्ठ है। मुख्य पृष्ठ किस प्रकार का होना चाहिए? तो जो पुस्तक है उसका मुख्य पृष्ठ अलग अलग तरीके का हो सकता है, अलग अलग रूप में हो सकता है। जैसे आपकी जो छोटी कक्षाएं हैं उन कक्षाओं में वो चित्रात्मक हो सकता है, उस पर किसी न किसी प्रकार का चित्र बना होना चाहिए और वो रंगीन हो सकता है, उसमें रंगों से भरा हुआ होना चाहिए, जिससे कि जो छोटी कक्षाएं के बच्चे हैं उन्हें देखकर उनकी तरफ आकर्षित हों। और बड़ी कक्षाओं का जो मुख्य पृष्ठ है वो ज्यादा रंगीन नहीं होना चाहिए, जिससे कि उनका ध्यान जो है उसकी तरफ आकर्षित ना हो। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि उनका ध्यान उस चीज पर ना जाए, जबकि उसका ध्यान कंटेंट पर ज्यादा जाना चाहिए। दूसरा जो बाह्य पक्ष है वो है जिल्द। जिल्द जिसे हम कवर कहते हैं, तो वो कवर है वो किस तरह का होना चाहिए? वो थोड़ा मजबूत होना चाहिए, जिससे कि वो जल्दी फटे ना। छोटी कक्षाओं में बच्चे एक दूसरे के साथ अपनी पुस्तकों का आदान प्रदान करते हैं या खेलते हुए जो है उनको एक तो खींचातानी करते हैं, तो वो जिल्द फट सकती है, इसलिए उसकी जो जिल्द है वो थोड़ी मजबूत होनी चाहिए। नेक्स्ट है कागज। कागज का तात्पर्य क्या है कि जो हमारा मुख्य पृष्ठ है, जो हमारी जिल्द है या उसके जो अंदर का पेपर है जिस पर ये सामग्री लिखी हुई है या जिस पर जो है हमारी मुद्रित सामग्री है, वो कागज जो है उसका रूप भी अच्छा होना चाहिए। वो कमजोर नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा पकड़ते ही फट जाए। तो इस तरह के कागज का उपयोग जो है पुस्तक के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है टाइप का आकार। टाइप का आकार का यहाँ पर तात्पर्य है कि जो मुद्रित सामग्री है उसका आकार किस तरह का है।
या उसका आकार का साइज क्या है, कितने साइज का है, छोटा है, बड़ा है, किस तरह का टाइप है। तो छोटी कक्षाओं के अंदर इस तरह का जो साइज है वो हमारा बड़ा साइज होना चाहिए, जिसे हम फ़ॉन्ट साइज कहते हैं। वो 30 के आसपास होना चाहिए, 16 से 30 के आसपास होना चाहिए। जबकि बड़ी कक्षाओं में ये जो आकार है या साइज जो दिया गया है वो साइज छोटा होना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री का उस पुस्तक के अंदर प्रयोग किया जा सके। पुस्तक का आकार। पुस्तक का आकार का तात्पर्य क्या है? पुस्तक का आकार का तात्पर्य ये है कि पुस्तक जो है वो हमारी कक्षा के अनुसार उसका आकार निर्धारित होना चाहिए। अगर प्राथमिक कक्षाएं हैं तो उस कक्षा में जो पुस्तक है उसका आकार बड़ा होना चाहिए साइज में, जिससे कि बच्चे उसको देखकर, उस पर लिखी सामग्री को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो सकें। और जो आपके बड़ी कक्षाएं हैं जिसमें माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक कक्षाएं या उच्चतर कक्षाएं आती हैं, तो ऐसी कक्षाओं के अंदर जो पुस्तक है उसका आकार छोटा होना चाहिए, वो साइज में छोटी होनी चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री उसमें हम बच्चों तक पहुंचा सकें या बच्चे उन ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री को ग्रहण कर सकें। अब अगला जो पक्ष आता है वो है सह संबंधी अंग। तो सह संबंधी अंग का तात्पर्य क्या है कि जो पुस्तक होती है वो पुस्तक के साथ एक और पुस्तक होती है, जिसे एक पाठ्य पुस्तक है और उसके साथ एक और पुस्तक होती है जिसे कहते हैं अध्यापक दर्शिका और अभ्यास पुस्तिका। जब हमारी पाठ्य पुस्तक है तो उसके साथ एक अध्यापक दर्शिका और अभ्यास पुस्तिका भी होती है। अध्यापक दर्शिका का अर्थ है कि अध्यापक के लिए मार्गदर्शन करने वाली पुस्तक। उसके द्वारा अध्यापक इस चीज से प्रेरित होता है कि उसे क्या करवाना है, किस तरह का करवाना है, तो उसमें विभिन्न प्रकार के निर्देश दिए हुए होते हैं। साथ साथ अभ्यास पुस्तिका जो है वो छात्रों के लिए होती है और छात्र उसका उपयोग अभ्यास करने में करते हैं। अभी हम पाठ्य पुस्तक के अंग पर ध्यान दे रहे थे कि पाठ्य पुस्तक सिर्फ एक उसका बाह्य रूप और एक आंतरिक रूप ही नहीं होता, उसके बाह्य रूप और आंतरिक रूप में क्या क्या जो है उसमें ऐसे बिंदु आते हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। पाठ्य पुस्तक को जब हम देखते हैं तो उस पाठ्य पुस्तक को देखने के बाद उसकी हम पहचान करके नहीं बता सकते, उसको देखकर हम यह नहीं बता सकते कि वो पुस्तक उत्तम पुस्तक है या नहीं है, या वो उत्तम है तो वो किस तरीके से है। तो ये जब हम इन बातों पर ध्यान देते हैं तो हमें पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं पर ध्यान देना होता है कि पाठ्य पुस्तक की विशेषता ही बताती है कि पुस्तक उत्तम स्तर की है या नहीं है। तो उत्तम पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं क्या हो सकती हैं? उत्तम पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं में सबसे पहला बिंदु आता है लेखक की योग्यता। जब हम किसी पाठ्य पुस्तक को देखते हैं तो उसके लेखक पर भी ध्यान देते हैं और लेखक की योग्यता पर भी ध्यान दिया जाता है कि किस उसकी जो लेखक है उसकी योग्यता कैसी है, उसने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की गई है। तो ये सारी चीजें हमारी लेखक की योग्यता को बताती हैं। पाठ्य पुस्तक की गहनता एवं व्यापकता। पाठ्य पुस्तक की गहनता और व्यापकता से क्या तात्पर्य है? पाठ्य पुस्तक की गहनता और व्यापकता का जो अर्थ है वो ये है कि पाठ्य पुस्तक में कितनी गहनता के साथ, कितनी गहराई के साथ भाव और विचारों को अभिव्यक्त किया गया है और कितने व्यापक स्तर पर किया गया है। पाठ्य पुस्तक की शुद्धता एवं वैधता। पाठ्य पुस्तक की शुद्धता ही उसकी एक उत्तमता को बताती है कि पाठ्य पुस्तक किस तरह की है और उसमें जो सामग्री प्रस्तुत की गई है वो वैध है या नहीं है। उनका कोई रूप बताया गया है जो ऐसे निर्धारित करे कि ये जो सामग्री है वो वैध है या नहीं है। तो पाठ्य पुस्तक की शुद्धता से तात्पर्य हमारा उसकी सामग्री से भी हो सकता है
और उसकी व्याकरणिक रचना से भी हो सकता है। पाठ्य पुस्तक के प्रस्तुतिकरण की सुगम भाषा। पाठ्य पुस्तक के प्रस्तुतिकरण की सुगम भाषा से तात्पर्य है कि पाठ्य पुस्तक में जो सामग्री प्रस्तुत की गई है उसकी जो भाषा है वो सुगम हो। सुगम का तात्पर्य है या सुगम से तात्पर्य ये है कि वो जो भाषा है वो आसानी से समझ में आने वाली हो। तो उसमें ऐसी सामग्री का प्रयोग किया जाए, ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए जो सुगम रूप में लिखी गई है, जिसे हर कोई आसानी से पढ़ सके। छात्रों की आवश्यकता एवं अवस्था के अनुरूप। पाठ्य पुस्तकें हम बहुत सारी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जो उनकी आवश्यकता होती है और उनके स्तर के अनुरूप होती हैं। जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो अलग अलग स्तर पर लिखी जाती हैं। जैसे हम प्राथमिक स्तर की है, माध्यमिक स्तर की है, उच्च स्तर की है, कॉलेज की है, तो ऐसे स्तर पर अनेक प्रकार की पुस्तकें हमें मिलती हैं। तो छात्र की आवश्यकता क्या है, उस आवश्यकता और उस अवस्था को ध्यान में रखकर ही जो है पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। सामाजिक एवं राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप। पाठ्य पुस्तक जो है वो सामाजिक एवं राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप होती है। जैसा कि एक पुस्तक के कुछ अपने उद्देश्य होते हैं, तो उन उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली जो है पाठ्य पुस्तक होती है। इसी प्रकार से जो पाठ्य पुस्तक है वो हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली भी होनी चाहिए। एक समाज की क्या आवश्यकता है और एक राष्ट्र की क्या आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को पूरा एक पाठ्य पुस्तक कैसे कर सकती है। तो ये एक सामान्य विशेषताएं हैं जो एक किसी भी प्रकार की पाठ्य पुस्तक में होनी चाहिए। लेकिन जैसा हमने टॉपिक के स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कि भाषा, पाठ्य पुस्तक, उसका अर्थ, विशेषताएं, उसके महत्व, उसका कारण आदि के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो भाषा पाठ्य पुस्तक एक सामान्य पाठ्य पुस्तक से कैसे अलग होती है, तो उसके विषय पर हम कुछ आगे चर्चा करते हैं। तो इस चर्चा के अंतर्गत भाषा पाठ्य पुस्तक की कुछ विशेषताएं होती हैं जो उसे एक अन्य पाठ्य पुस्तक से अलग करती हैं। तो उन विशेषताओं को हम दो भाग में बांटते हैं। पहली है आंतरिक विशेषताएं, और आंतरिक विशेषताओं के अंदर जो सबसे पहली विशेषता आती है वो है भाषा। किसी भी प्रकार की पुस्तक है, चाहे वो सामान्य पुस्तक है, चाहे वो भाषा की पुस्तक है, तो उनमें सबसे ज्यादा जरूरी होती है भाषा। भाषा के बिना वो पुस्तक कार्य नहीं कर सकती। भाषा के बिना हमारी जो है अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है और ना ही हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। तो भाषा के अंतर्गत हमें सबसे पहले व्याकरणिक शुद्धता पर ध्यान देना होगा कि व्याकरण की दृष्टि से भाषा कैसे प्रयोग की गई है। व्याकरण दृष्टि से भाषा शुद्ध होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए। सुबोधता का अर्थ है कि भाषा जो है सबको समझ में आ जाए। सरल से कठिन और ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलने वाली होनी चाहिए। तो भाषा इस नियम पर भी आधारित होनी चाहिए कि उसकी भाषा सरल से कठिन होनी चाहिए तथा ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलने वाली होनी चाहिए। दूसरा जो आंतरिक विशेषताओं का बिंदु आता है वो है शैली। तो भाषा के बाद देखा जाता है कि पाठ्य पुस्तक की शैली किस तरीके की है। शैली की बात करें तो भाषा की जो शैली है, या हम कह सकते हैं जो पाठ्य पुस्तक में भाषा प्रयोग की गई है और शैली प्रयोग की गई है, वो शैली संतुलित होनी चाहिए। किसी एक प्रकार की शैली का प्रयोग ज्यादा मात्रा में ना हो और दूसरे प्रकार की शैली का प्रयोग कम मात्रा में ना हो, तो संतुलित रूप में ही शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए। शैली जो है वो स्तरानुकूल होनी चाहिए। स्तरानुकूल का अर्थ है स्तर के अनुकूल। हम किस तरह की या किस स्तर की पाठ्य पुस्तक का प्रयोग कर रहे हैं, उस स्तर की पाठ्य पुस्तक के अनुसार ही उसमें शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए।
अगर कक्षा प्राथमिक कक्षा है तो उसमें किस तरह की शैली का प्रयोग होना चाहिए। अगर आपकी माध्यमिक कक्षा की पुस्तक है तो उसमें शैली किस तरह की प्रयोग की जानी चाहिए, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। विविधता, भाषा जो है अनेक रूपों में हमारे सामने आती है, तो भाषा की जो शैली है वो भी विविध ही हो सकती है। तो शैली विविध रूप में प्रयोग की जानी चाहिए, जैसे प्रसाद अनुगुण शैली आपकी आती है, माधुर्य शैली आती है। तो ये जो शैली है ये विविधता है या विविधता लिए हुए हैं। तो ऐसी शैली जो है उनका प्रयोग भाषा की पाठ्य पुस्तक में प्रयोग किया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भाषा प्रयोग की गई है पाठ्य पुस्तक के अंदर और जो शैली प्रयोग की गई है वो विविधता लिए हुए हो। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि भाषा की जो शैली है वो अलग-अलग होती है, उसकी अलग-अलग क्वालिटी होती है, माधुर्य भाषा है, ओज भाषा है, एवं प्रसाद भाषा है। तो ये जो भाषा है एक भाषा के गुण हैं और इन गुणों का प्रयोग जो है भाषा के अंदर किया जाना चाहिए और भाषा के अंदर जब हम इन गुणों का प्रयोग करते हैं तो उसी के आधार पर पाठ्य पुस्तक की सामग्री भी वैसी ही उसी शैली के अनुरूप होनी चाहिए। नेक्स्ट जो भाषा पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं का नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है व्याख्या एवं सामग्री। पाठ्य पुस्तक में निहित जो सामग्री है उस सामग्री की व्याख्या भी की जानी चाहिए। सिर्फ मुद्रित सामग्री का पठन करना जो है पाठ्य पुस्तक के लिए जरूरी नहीं है या एक अध्यापक के लिए जरूरी नहीं है कि पाठ्य पुस्तक जो है उसमें उसकी व्याख्या करने का काम अध्यापक के द्वारा किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम निहित शब्दों को पढ़ने से उसके अर्थ की स्पष्टता कर सकें। अर्थ स्पष्टता करने के लिए व्याख्या करना जरूरी है। व्याख्या का अर्थ ही अर्थ स्पष्टता है और अर्थ स्पष्टता कई तरीके से की जा सकती है, जैसे कठिन शब्द बताकर, जो विभिन्न प्रकार की सूक्तियां आई हैं उन सूक्तियों के अर्थ को बताकर, मुहावरे हैं मुहावरों के अर्थ को बताकर, अगर किसी विशेष प्रकार की टिप्पणियां की गई हैं तो उन टिप्पणियों को की व्याख्या करके और परिभाषिक स्पष्टता है कि कुछ हमारे विशेष प्रकार की अवधारणाएं होती हैं, उन अवधारणाओं को स्पष्ट करना। तो जो पाठ्य पुस्तक है उसमें हम इस प्रकार की सामग्री किस प्रकार की है उसको बताना और साथ साथ उनको व्याख्या करना। पाठ्य पुस्तक की विशेषता का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है चित्र। कि पाठ्य पुस्तक जो है वो चित्रात्मक रूप में ज्यादा होना चाहिए। ये चित्रात्मक सामग्री है वो प्राथमिक स्तर पर ज्यादा प्रयोग की जानी चाहिए। उच्च स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर इनका प्रयोग सीमित मात्रा में होना चाहिए। अगर प्राथमिक स्तर की कक्षाओं की पाठ्य पुस्तक है तो उसकी सामग्री जो है रंगीन होनी चाहिए। रंगीन का अर्थ है रंग, एक प्रकार से रंगीन का अर्थ होता है रंगदार, मतलब कलरफुल। तो ये जो सामग्री है वो कलरफुल होनी चाहिए जिससे बच्चे उसकी तरफ आकर्षित हो सकें। अंत में जो पाठ्य पुस्तक है उसकी विशेषताओं में अगला जो पॉइंट आता है वो है अभ्यास प्रश्न। जब निहित सामग्री होती है पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत तो वो जो निहित सामग्री है उस सामग्री से संबंधित अभ्यास कार्य भी वहां पर दिया जाना चाहिए। तो अभ्यास कार्य को पूर्ण करने के लिए कुछ अभ्यास प्रश्न रखे जाते हैं। तो वो जो अभ्यास प्रश्न है वो किस तरह के होने चाहिए? वो अभ्यास प्रश्न जो है वस्तुपरक, लघु और निबंधात्मक होने चाहिए। वस्तुपरक का अर्थ है ऑब्जेक्टिव टाइप, लघु शॉर्ट आंसर और निबंधात्मक है लॉन्ग आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन उसके अंदर रखे जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सारे क्वेश्चन जो है निबंधात्मक रूप में, लघु रूप में या वस्तुपरक रूप में ही रखें। तो बच्चों की
ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए हमें अलग अलग तरीकों को अपनाना पड़ता है। उसी के हिसाब से हमें जो है वस्तुपरक, लघु और निबंधात्मक प्रश्नों को रखना चाहिए। नेक्स्ट है विषय सूची। तो पाठ्य पुस्तक जो है, पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं का जो अगला अंग आता है वो है विषय सूची। तो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर विषय सूची भी होनी चाहिए। विषय सूची का अर्थ है कि विभिन्न प्रकार की विषयों की सूची। विषयों का संबंध यहाँ पर जो है आपके पाठ से है कि जो सूची है, इस पाठ्य पुस्तक के अंदर कितने पाठ रखे गए हैं, पाठ किस किस तरीके के हैं, उसके अंदर कविता के पाठ हैं, कहानी के पाठ हैं, निबंध के हैं, पत्र के हैं, किस तरह के पाठ हैं, उनके लेखक कौन हैं, उनकी पाठ्य संख्या का है, जिससे कि वो उस संख्या के अनुरूप उस पेज पर जाकर उस सामग्री को देख सके, उस पाठ को पढ़ सके। ये हमारी कुछ आंतरिक विशेषताएं थी। अब पाठ्य पुस्तक की बाह्य विशेषताएं देखते हैं। पाठ्य पुस्तक की बाह्य विशेषताओं में मुख्य पृष्ठ आता है। अभी हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं। मुख्य पृष्ठ बाह्य विशेषताओं के अंतर्गत आता है। तो उसका मुख्य पृष्ठ है वो कैसा होना चाहिए, वो आकर्षक एवं रंगीन होना चाहिए। आकर्षक एवं रंगीन, इसका तात्पर्य है कि मुख्य पृष्ठ जो है देखने में एक तो कलरफुल हो और कलरफुल होने के बाद बच्चे को आकर्षित करने वाला हो कि जिससे देखते ही उसका मन उसे पढ़ने के लिए करे। चित्रकारी उसके अंदर की जानी चाहिए। मजबूत आवरण होना चाहिए। आवरण का अर्थ है उसकी जो जिल्द है, कवर जो है वो मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका जो कागज है वो ज्यादा कमजोर हो और थोड़ा सा हाथ लगाते ही फट जाए। सेकंड जो चीज इसके अंदर आती है, शीर्षक, जो बाह्य विशेषताओं के अंतर्गत आता है। शीर्षक की, पाठ्य पुस्तक का शीर्षक कैसा होना चाहिए, शीर्षक आकर्षक होना चाहिए। आकर्षक का अर्थ या तात्पर्य ये नहीं है कि शीर्षक जो है वो देखने में सुंदर हो तभी वो आकर्षक हो सकता है। आकर्षक का मतलब है वो जो शब्द प्रयोग किया गया शीर्षक के लिए वो जो है आकर्षक हो, उसकी तरफ पढ़ने वाला जो पाठक है वो उस पर उसका आकर्षण हो। साथ साथ दूसरी चीज, शीर्षक जो है वो साइज में छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। शीर्षक जो है साहित्यिक होना चाहिए। जब हम किसी पाठ्य पुस्तक और भाषा की पाठ्य पुस्तक के शीर्षक को निर्धारित करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो साहित्यिक होना चाहिए। थर्ड जो पॉइंट है वो है कागज। पाठ्य पुस्तक जो है उसका जो कागज है जिससे कि पाठ्य पुस्तक बनी है वो कागज अच्छा और मजबूत होना चाहिए, जिससे कि उसको, क्योंकि जब हम उस सामग्री को पढ़ते हैं, पाठ्य पुस्तक को पढ़ते हैं, तो हम उसका प्रयोग बार बार करते हैं और बार बार करने से जो कागज कमजोर होता है तो वो फट जाता है और पुस्तक जल्दी ही फट जाती है। अभी हमने आज जो टॉपिक पर चर्चा की वो थी पाठ्य पुस्तक का अर्थ, प्रकार, महत्व और उसकी विशेषताएं। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। पुस्तक एवं पाठ्य पुस्तक का अर्थ एवं पाठ्य पुस्तक के विकासात्मक समीक्षा पर चर्चा की गई। अभी तक हमने इस सत्र के अंतर्गत पुस्तक और पाठ्य पुस्तक और उसके विकासात्मक समीक्षा पर चर्चा की गई कि जो पाठ्य पुस्तक है उसकी विकासात्मक रूप क्या था। सेकंड, पाठ्य पुस्तक तथा पुस्तक में अंतर स्पष्ट किया कि पाठ्य पुस्तक क्या है और पुस्तक क्या है। छात्रों तथा अध्यापक के जीवन में पाठ्य पुस्तक का क्या महत्व है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक एक ऐसी पुस्तक होती है जिसका प्रयोग छात्र भी करते हैं और अध्यापक भी करता है, तो उनके जीवन में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। पाठ्य पुस्तक के प्रकार, पाठ्य पुस्तक कितने प्रकार की होती है, पाठ्य पुस्तक के अंग कौन कौन से हैं, पाठ्य पुस्तक की सामान्य विशेषताएं तथा भाषा पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं में अंतर स्पष्ट किया गया। तो इस सत्र के दौरान पाठ्य पुस्तक की सामान्य विशेषताएं और पाठ्य पुस्तक की भाषा पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं में भी अंतर स्पष्ट किया गया कि दोनों जो पुस्तकें हैं उनकी विशेषताएं अलग अलग किस तरीके से होती हैं। धन्यवाद।